हेलो बच्चों, मैं डीटी सर आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब तक हम लोगों ने अगर एच सी वर्मा बुक के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिस्कस कर लिया है काफी हद तक। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है डिस्कशन का, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। करेक्ट। इसका छोटा सा एक आइडिया ग्रेविटेशन में मैं आपको दे चुका हूँ, बट स्टिल हम इसको काफी अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, बिकॉज दिस टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड काफी सारी चीजों को बहुत आसान बना देता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। ठीक है, फ्लक्स सिंपल वर्ड है, क्या मतलब होता है इसका बता चुका हूं मैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया, यानी किसी भी एरिया को कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फ्लक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये दीवार है ना, ये बोर्ड है। अब यहां से अगर मान लीजिए फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रही हैं, तो कितनी फील्ड लाइंस इस बोर्ड को क्रॉस करेंगी, ये इस व्हाइट बोर्ड से पास होने वाला फ्लक्स है। समझ रहे हैं? लाइट में भी ऐसा होता है ना, लाइट जैसे मान लीजिए बल्ब जला दिया मैंने, तो बल्ब की कितनी रेज इस व्हाइट बोर्ड को क्रॉस करेंगी, दैट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस व्हाइट बोर्ड। या कितनी रेज इस दीवार को क्रॉस करेंगी या दीवार से टकराएंगी, दैट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस वॉल। तो किसी भी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करने वाली है या कितनी लाइंस ऑफ एक्स वाई जेड क्वांटिटी क्रॉस करने वाली है, दैट गिव्स अस फ्लक्स। कितने पानी की स्ट्रीम लाइंस पास करेंगी, हाइड्रोलिक फ्लक्स। कितनी ग्रेविटेशनल लाइंस पास करेंगी, ग्रेविटेशनल फ्लक्स। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऐसे ही अगर एक रीजन में मान लेते हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कुछ दे रखा है E, तो इस रीजन में जितनी भी फील्ड है, अब देखो फील्ड बहुत सारा हो सकता है ना, यहां से ऊपर से लेके नीचे तक मैंने ड्रॉ कर दिया, फील्ड काफी सारा है, लेकिन एरिया हमें एक छोटा सा दे रखा है। तो इस एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स की अगर बात की जाए, तो ये सारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उससे एसोसिएटेड नहीं है, यानी सारी फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं कर रही है। तो कितनी क्रॉस कर रही है वो अगर मुझे पता चल जाएगा, अंदाजा ले लेते हैं, जैसे लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6, एक अंदाजा है ना, 6 लाइंस है। और यहां मैंने ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया। अब इस एरिया को क्रॉस करने वाली लाइंस लगभग देखा जाए तो एक ये कर सकती है, दूसरी, तीसरी, बस 3। तो 6 लाइंस थी, लेकिन क्रॉस कितनी कर रही है, 3। तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, 3। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया सिंपली गिव्स अस फ्लक्स। करेक्ट। अच्छा, अब सोचकर देखो, अगर मैं इस एरिया को, जो एरिया वेक्टर है, एरिया इज वेक्टर है ना, उसका डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। ये याद रखो, आउटवर्ड हमेशा डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना, हमारे देखने वाली जगह के ऊपर। तो ये हमारा एरिया वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर या डी ए वेक्टर, छोटा सा एरिया है। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे यहां खड़ा हुआ हूं, ठीक है, आप लोगों की तरह खड़ा हो जाता हूं, तो अब मेरे लिए ये बोर्ड का आउटवर्ड किधर है, उस तरफ, तो ये आउटवर्ड नॉर्मल होगा। उस कमरे में खड़ा हूं, उस तरफ खड़ा हूं, वहां से देख रहा हूं, तो इसी बोर्ड का आउटवर्ड इस तरफ आएगा, यानी एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। तो छत का किधर आएगा, नीचे या ऊपर, ऊपर। जमीन का नीचे, पीछे वाली दीवार का उधर, इस दीवार का उधर, इस दीवार का उधर। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी आउटवर्ड नॉर्मल। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहता हूं, तो उन्होंने बताया कि मैथमेटिकली फ्लक्स इज गिवन एज, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा इसका एक सिंबल है फाई, है ना, दिस इज सिंपली गिवन एज E डॉट dA, यानी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एरिया वेक्टर इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब उन्होंने क्या कहा कि सर ये ठीक है, मान लिया मैंने कि E डॉट dA या E डॉट A जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो क्या होगा। जैसे मान लो ये एक रैंडम सा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न दे दिया। अब इस नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न में फ्लक्स कैसे निकालें, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा एरिया लेते हैं dA, ऊपर हम एरिया A लेते थे, यहां हम कैसा ले लेंगे, dA। अब इस dA का भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, और E इस तरफ है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो इसका इंटीग्रल होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ये इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको समझना कैसे और यूज कैसे करना है, इस चीज को समझो जरा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां एक नोटबुक ले ली, ठीक है, मैं पहले भी समझा चुका हूं इस चीज को। इसको मैंने ऐसे रखा, ठीक है, ऐसे। अब यहां से फील्ड लाइन जा रही है बहुत सारी, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स वो सारा फ्लक्स होगा जो इस कॉपी को क्रॉस करेगा। अगर मैं इस कॉपी को थोड़ा सा तिरछा कर दूं,
अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इसको क्रॉस कर रही है वो बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई, करेक्ट। क्यों? ऐसा था तो ये वाली भी क्रॉस कर रही थी, पर ऐसा हो गया तो अब ये वाली क्रॉस नहीं कर पा रही है। सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीजेस। अच्छा, अब मैंने ऐसे ऐसे करते हुए ऐसा कर दिया। अब बताओ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस कर रही है? 0। क्यों? फील्ड लाइन आई गई पार हो गई, आई गई पार हो गई। ये काफी थिन है ना, ऐसा मत करना, यहाँ चली गई। तो अगर ये काफी थिन है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करने वाली लगभग कितनी हो गई? 0। तो इस केस में फ्लक्स कितना है? 0। फिर से क्या होगा? ऐसे करेंगे तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा। अच्छा, इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स, अगर मैं इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालूं तो उससे ये एरिया से कोई मतलब है ही नहीं। कारण क्या है? क्योंकि ये एरिया को तो क्रॉस पूरी तरह से हर फील्ड लाइन कर ही नहीं रही है। इनफैक्ट इसका जो प्रोजेक्शन आएगा इसके ऊपर, है ना, प्रोजेक्शन क्या होता है आपको मैं बता चुका हूं। ऐसे देखो कि अगर मान लो ये रही कॉपी, यहां से फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है, तो इसका जो प्रोजेक्शन रहेगा वो केवल यहां तक का रहेगा। ये तो इस प्रोजेक्शन एरिया से हमें मतलब है। मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, इस डायग्राम को देख के समझने की कोशिश करिए। जैसे यहां से मान लीजिए फील्ड लाइंस आ रही हैं इस तरीके से, ठीक है, ई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और ये फील्ड लाइंस इस स्लैंट सरफेस को क्रॉस कर रही है। मैं 3D में बनाने की कोशिश किया, आप इसको समझिएगा। तो जब ये स्लैंट सरफेस को क्रॉस कर रही है उस समय हमारा एरिया वेक्टर जो है वो किसी एंगल थीटा पर है ना, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ये सरफेस के डायरेक्शन में नहीं होता एरिया, याद रखो, तो इससे परपेंडिकुलर है। अब क्या होगा? अगर मैं एरिया के दो कंपोनेंट्स ले लूं तो इस एरिया का एक कंपोनेंट आएगा अगेंस्ट द फील्ड, ये रहा ए कॉस थीटा, और एक आएगा परपेंडिकुलर टू द फील्ड जिसको हम बोलेंगे ए साइन थीटा। जो लोग डायरेक्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं वो याद रखें, डायरेक्शन लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकती थी एरिया वेक्टर की, डिपेंडिंग ऑन आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यहां से देखते तो एरिया वेक्टर इधर आता, पर हम इधर से देख रहे हैं मान लो, तो इधर से देख रहे हैं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि फील्ड लाइंस अंदर एंटर कर रही हैं, यानी कि फ्लक्स जो है वो इनकमिंग है। तो अगर मैं यहाँ पर इनकमिंग फ्लक्स निकालना चाहूं तो वो क्या कहेगा हमारा? फाई इनकमिंग, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पर है, ठीक है, तो फाई इनकमिंग विल बी इक्वल टू, अब देखो एरिया इधर है, ई इधर है, अपोजिट है एक दूसरे से, तो अगर मैं ई डॉट डी ए करूं तो ई इंटू डी ए या ई इंटू ए कॉस थीटा कह सकता हूं ऐसा। अच्छा, ये जो ए कॉस थीटा लिखा है ना बेटा, जो मैग्नीट्यूड आता है याद रखना, ये ए कॉस थीटा क्या है? ये वाला एरिया है, और ये एरिया बोले तो एक तरीके से ये वाली दीवार का एरिया। तो आपको मैं जो बता रहा था वो यही चीज थी कि यहां पर फील्ड लाइंस या फ्लक्स हम एसोसिएटेड निकाल रहे हैं इस स्लाइड सरफेस से, लेकिन वो डिपेंड किस पे कर रहा है? उसके प्रोजेक्शन पे, जो कि ये ग्रीन वाले लाइन से हमने दीवार बनाई हुई है। तो अल्टीमेटली हमें ए कॉस थीटा से मतलब है, यानी कि हम इसको ए परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, तो ई इंटू ए परपेंडिकुलर लिखा जा सकता है। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस ई। तो आपको मेरी बात समझ में आई कि फ्लक्स किससे एसोसिएटेड है? फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्लाइड सरफेस, बट इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द स्लाइड सरफेस, इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोजेक्शन ऑफ दैट एरिया, करेक्ट, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। तो इसीलिए हम इसको ई इंटू ए परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो आज से ये बात याद रखना कि अगर मान लीजिए कि यहां एक दीवार है और हम यहां से देख रहे हैं, तो अगर फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं, ठीक है, तो फील्ड लाइन अगर ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो ऐसे फ्लक्स को हम लोग आउटगोइंग फ्लक्स बोलेंगे, और इस केस में फाई आउटगोइंग जो होगा वो रहेगा पॉजिटिव, है ना, प्लस ई इंटू एरिया। और वहीं पर अगर मान लीजिए मैंने दीवार ऐसी बनाई, ठीक है, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, ऑब्जर्वर यहां है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रही है, तो इस परिस्थिति में एरिया वेक्टर किस तरफ है? इस तरफ। तो अब फील्ड और एरिया एक दूसरे से कैसे अपोजिट? इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा? फील्ड जो है वो अंदर आ रहा है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं फाई इनकमिंग एज सिंपली गिवन एज नेगेटिव। तो याद रखिएगा फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी, जैसे पोटेंशियल होता था ना, लेकिन फिर भी इसमें प्लस माइनस आता है। वो प्लस माइनस कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है, वो प्लस माइनस सिर्फ इतना बता रहा है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो दीवार के अंदर आ रही है या बाहर जा रही है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप लोगों की तरह में खड़ा हो गया, अब मेरे से कोई पूछे कि फील्ड लाइंस ऐसे में जा रही है, तो फील्ड लाइंस इस दीवार से बाहर जा रही है, तो बाहर जा रही है यानी फ्लक्स कैसा हो गया? आउटगोइंग यानी पॉजिटिव। और अंदर आ रही होती बाहर से उधर से तो
इनकमिंग यानी कि फ्लक्स कैसा हो गया, नेगेटिव। तो आउटगोइंग को पॉजिटिव और इनकमिंग को नेगेटिव बोला गया है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से नोट कर सकते हो, इसको हम काफी पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये बात याद रखें कि ये स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट आप निकाल सकते हो। एसआई यूनिट कैसे निकालोगे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता था, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। एक तो होता था वोल्ट पर मीटर, है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया मीटर स्क्वायर से, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर यानी हो जाएगा वोल्ट मीटर, एक यूनिट। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट क्या होता था, F इक्वल टू क्यू ई, तो ई क्या होता था F बाय क्यू यानी न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपके ऊपर है, यूनिट्स आप बना सकते हो इसकी। तो यहां से हमने इसको एक मैथमेटिकली ऑब्जर्वेशन कर लिया है इसका। अब इसके कुछ केसेस हैं छोटे छोटे, वो पहले मैं बताता हूं, फिर हम इसकी और डेप्थ में एंटर करेंगे, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इस एग्जांपल को देखते हैं जरा, है ना। हमें इस क्यूब को, हमने क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड था जो ब्लू लाइन से इंडिकेटेड है ई वेक्टर, और इस फील्ड में हमने इस क्यूबिकल बॉक्स को रख दिया। तो ही इज आस्किंग व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस बॉक्स, ठीक है। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस बॉक्स कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करिए, यहां से फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं और यहां से एग्जिट कर रही हैं। अच्छा, ऊपर की छत और नीचे की जमीन और साइड की जो दो दीवार है, इनसे एसोसिएटेड फ्लक्स तो होगा नहीं, क्योंकि फील्ड लाइंस जब ऐसे जा रही हैं तो उस दीवार को टच करते हुए निकलेंगी, है ना। छत को टच करते हुए निकलेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। इसको भी टच करते हुए निकलेंगी, जमीन को भी टच करते हुए निकलेंगी। क्रॉस केवल किसको करेंगी, इस दीवार को और इसके अपोजिट दीवार को। तो ऐसे में अगर 4 फील्ड लाइंस यहां से एंटर कर रही हैं, तो इनकमिंग फ्लक्स कितना हो गया, 4, अंदर है ऑब्जर्वर मान लो, और वही 4 बाहर निकल रही हैं। तो फाई इनकमिंग अगर मैं पूछूं तो वो है लेट अस से पॉजिटिव या प्लस 5, और वहीं पर फाई आउटगोइंग अगर मैं पूछूं तो वो हो जाएगा प्लस ई था, आउटगोइंग हो जाएगा माइनस ई, उल्टा कर गया, है ना। इनकमिंग माइनस ई, आउटगोइंग प्लस ई। तो फाई नेट अगर कोई पूछता है नेट फ्लक्स, तो हम बोल देंगे प्लस ई प्लस माइनस ई, अल्टीमेटली कितना आ गया, 0। तो फाई टोटल कितना आ गया, 0। कमाल की बात देखो, इस सरफेस को फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब इज 0। ऐसा क्यों हो रहा है, आप समझ पा रहे हो। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जितनी फील्ड लाइंस इसके एंटर कर रही है उतनी ही इसको एग्जिट कर रही है, सिंपल। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिया था, वो इसलिए लिया था कि कितनी फील्ड लाइंस अंदर रुक रही हैं और कितनी नहीं रुक रही हैं, उससे हमें मतलब है, समझे कि नहीं। मान लो 100 फील्ड लाइन अंदर आती और 50 बाहर चली जाती, तो फ्लक्स कितना बचता, 50, ठीक है। और इनकमिंग था इसीलिए -50। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, 100 फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, 50 बाहर जा रही है, तो फ्लक्स कितना बचा, 50। कितना, किसका, 100 माइनस 50। लेकिन वो 100 कैसा था, नेगेटिव, इसीलिए नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, -50। आप समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, सेकंड केस देख लेते हैं। अब देखिए सेम सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, एक स्फीयर है, उसको इस एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। अब स्फीयर का सरफेस एरिया आप जानते हो, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल, कैसा भी बना रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना, रेडियली आउटवर्ड ही रहेगा सरफेस एरिया। लेकिन उसके बाद भी हम इसको अगर बीच से 2 टुकड़ों में बांट दें, तो हम इतना कह सकते हैं कि इस हाफ में जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, इस हाफ से उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो फाई इनकमिंग यहां भी किसके बराबर है, फाई आउटगोइंग। तो यहां भी टोटल फ्लक्स जो होगा, है ना, नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्फीयर, तो फाई स्फीयर विल बी 0। सी हाउ सिंपल इट वाज। और भी केसेस देखते हैं। अब ये देखिए, इस केस में हमने हॉलो हेमिस्फीयर लिया है और चार्ज को इधर रख दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब इससे फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस हेमिस्फीयर को क्रॉस करेंगी। तो अब मेरे से पूछा गया है कि सर बताइए व्हाट इज द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस हेमिस्फीयर। क्या लगता है, थोड़ा सोचो जरा इस चीज को। नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस हेमिस्फीयर, हॉलो है, खोखला है अंदर से, ठीक है। तो क्या लगता है, सोचो और कमेंट करो, है ना। मैं आगे कर देता हूं। इससे नेट फ्लक्स अगर देखना है तो आप चालाकी से क्या देखोगे कि ये वाला पॉइंट जो है वो ए है, ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट हमारा सी है, ठीक है। अब अगर मैं इसका फील्ड पैटर्न बनाता हूं तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकलेंगी, ठीक है। एक रैंडम सा छोटा सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखो, ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकल रही हैं। आप खास बात देखिए, कुछ भी हो जाए, ये एक सरफेस ही है और इस सरफेस पे ए से लेकर बी तक जितनी फील्ड लाइंस एंटर, भले ही देखो सरफेस एरिया अलग अलग है, ए से बी और बी से सी, आप समझ रहे हो ना। ए से बी का मतलब है ये वाला हिस्सा और बी से सी यानी ये वाला हिस्सा। तो बी से सी वाले हिस्से का एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा है, ए से बी वाले का कम है। लेकिन उसके बाद भी
जो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड होगा विद द होलो हेमिस्फीयर दैट विल बी जीरो, फाई नेट विल बी जीरो। उसका रीजन क्या है आप समझ पा रहे हो भैया, जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं इस हिस्से में उतनी ही एग्जिट कर रही है यहां से यहां तक के हिस्से में, तो जितनी एंट्री कर रही है उतनी एग्जिट कर रही है, इसका मतलब नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा जीरो। तो ये वाला केस एक इंपॉर्टेंट केस है। इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, देखिए अब देखिए इस चार्ज की पोजीशन को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है ना, जो पहले यहां रखा था इसके डायमीटर एक्सिस के अराउंड, उसको थोड़ा उससे नीचे रख दिया। क्या फर्क पड़ता है इससे, देखते हैं जरा। क्या लगता है फ्लक्स जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा? सोचो सोचो अच्छे से, मैं बताता हूं, देखो आप पॉज कर लो अगर करना चाह रहे हो तो। अब होगा क्या कि फील्ड लाइंस यहां से एक्सट्रीम कॉर्नर हो गया जहां से क्रॉस कर रही है, एक एक्सट्रीम कॉर्नर ये हो गया। देख के हमको लगता है जितनी इनकमिंग उतनी आउटगोइंग, नेट फ्लक्स जीरो, बट ऐसा इस बार नहीं है। उसका रीजन सुनो, एक फील्ड लाइन यहां से निकल रही है, ये देखो। अब क्या हो रहा है बेटा समझना जरा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। इसको खासतौर पे इंपॉर्टेंट माना नहीं जाता लोगों के द्वारा, लेकिन ये बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत आवश्यक है ना। आप समझो रहे इस चीज को। अगर मैं इस रीजन में फील्ड पैटर्न बनाऊं तो एक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, है ना, ओवरलैपिंग को इग्नोर करना थोड़ी देर के लिए, करेक्ट। अब इसमें आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि जितनी फील्ड लाइंस यहां से यहां तक एंटर कर रही हैं उतनी यहां से यहां तक एग्जिट कर रही है। तो इतनी फील्ड लाइंस का जो फ्लक्स है वो तो नेट जीरो आएगा, उसमें कोई सोचने की बात नहीं। लेकिन यहां वाली जो फील्ड लाइन है ना, ये आई 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 और एग्जिट कर गई। एंटर कहां की हम यहां से देख रहे हैं, ये आई और इस सरफेस को एग्जिट कर गई, एंटर हो ही नहीं रहा कहीं। तो जब एंटर हो नहीं रहा तो इसका मतलब फाई इनकमिंग इज जीरो। तो जो भी फ्लक्स आ रहा है वो केवल आउटगोइंग के कारण आ रहा है। तो आप देखना इतने हिस्से के कारण फाई नेट इज जीरो और इसके कारण फाई नेट इज आउटगोइंग। आउटगोइंग कैसा होता है आपको बता चुका हूं मैं, आउटगोइंग फ्लक्स इज पॉजिटिव। तो अगर मैं फाई टोटल निकालना चाहूं तो आप क्या बोलोगे, फाई टोटल इस केस में नॉन जीरो आएगा, इनफैक्ट पॉजिटिव आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है फिर से समझ लो भैया, ये हॉलो हेमिस्फीयर है। हॉलो होने का मतलब क्या हो गया, यहां तो सरफेस थी तो एंटर हो गया, यहां सरफेस थी तो एग्जिट हो गया। यहां से लेकर इधर तक की अगर बात की जाए तो एंटर करने के लिए तो कोई सरफेस है ही नहीं नीचे, यही एक सरफेस है बस। इसी को या तो एंटर बोल दो या एग्जिट बोल दो। तो इसका मतलब इसी सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर एग्जिट कर गया तो एंटर कहां किया, इस हॉलो स्फीयर में एंटर किया नहीं, तो एंटर ही नहीं किया तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, जीरो। सिंपल। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, इसी का मैं नेट नॉन जीरो आएगा, सॉरी, इसी का मैं जीरो करना चाहूं फ्लक्स, तो कैसे करेंगे, आप नीचे से एक ढक्कन लगा दो। नीचे ढक्कन लगा दिया, अब क्या होगा, अब जितनी एंटर कर रही है ढक्कन से इधर से एग्जिट कर रही है, तो इनकमिंग आउटगोइंग फिर से क्या होगी, नेट जीरो हो गया। तो आप समझ रहे हो फ्लक्स कैसे निकालना है। खास बात जो हमें इस पूरे डिस्कशन में सामने आ रही है वो ये है कि कभी भी किसी सरफेस के जो कि क्लोज्ड है, अगर बाहर कोई चार्ज रख देता हूं तो उससे जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगी वो जितनी एंटर करेंगी उतनी एग्जिट करेंगी, यानी नेट फ्लक्स कितना आएगा, जीरो। तो बाहर के चार्जेस के कारण नेट फ्लक्स कितना आता है, जीरो। ये मैं समझाना चाह रहा हूं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो बिकॉज ऑफ द आउटसाइड चार्जेस। कौन से आउटसाइड चार्जेस, जो सरफेस के बाहर है, ठीक है। यहां पर क्लोज सरफेस रहेगी तो यहां हमें लॉजिकली देखना पड़ेगा कि वो जो चार्ज है ना, वो किधर रखा हुआ है। अगर वो इससे ऊपर रखा होता तो जितनी एंटर उतनी एग्जिट, नेट फ्लक्स जीरो। लेकिन यहां कहीं रख दिया इससे नीचे, तो अब नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा। ये आपको एक अंदाजा लगना चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। डाउट्स है तो मुझसे पूछ सकते हो, करेक्ट। आई ट्राई टू रिजॉल्व, बट इसमें समझना बहुत जरूरी है। तो मेन अच्छे से बात समझो कि नेट फ्लक्स जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग देखकर। इनकमिंग भी सरफेस पर होगी, आउटगोइंग भी किसी सरफेस पर होगी, हवा में नहीं होता। जैसे यहाँ हवा में कुछ लोग सोच रहे हो सर यहाँ से एंटर कर रही, अबे यहाँ से एंटर नहीं कर रही है, सरफेस कहाँ है, वो एंटर सीधा यहीं से कर रही है। आप समझ रहे हो, ढक्कन लगा दो तो यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से एग्जिट करेगी, है ना। समझ पा रहे हैं या नहीं? चलो इसको नोट कर लो अच्छे से। ओके, तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया। मैथमेटिकली उसको ई डॉट डी ए इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल लिखते हैं। इनकमिंग फ्लक्स को हम लोगों ने कैसा माना हुआ है, नेगेटिव,
और आउटगोइंग फ्लक्स को हमने कैसा माना है, पॉजिटिव। ये हमारे सामने एक आइडिया आ चुका है। जी खास बात एक सीखी हमने कि नेट फ्लक्स क्रॉसिंग अ क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्जेस आउटसाइड द सरफेस इज ऑलवेज जीरो, यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज रख दो उससे एसोसिएटेड कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा, लेकिन फील्ड आएगा, फ्लक्स नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा देखते हैं अंदर अगर चार्ज रखा तो क्या होगा। तो मैं एक सबसे सिंपल केस ले रहा हूं, एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक हॉलो स्फीयर लिया, आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड केस में कर लो उसको, प्रूव कर लेंगे बाद में, आप इसको चेक कर सकते हो, वो हमेशा सेम ही रिजल्ट आता है। तो स्फीयर अगर मैंने एक लिया और इस स्फीयर के अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया है, ठीक है। तो दिस इज स्फीयर एंड मैंने यहाँ एक चार्ज रख दिया प्लस Q। अब होगा क्या बेटा, जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इस स्फीयर से ऐसे बाहर जाएंगी, यहां भी जाएंगी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, ये जा रही है। सो फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग और कमिंग आउट ऑफ दिस सरफेस एज शोन। अब यहां पर मैं कहीं पे भी एक अगर छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेता हूं डीए, तो आप हमेशा देख सकते हो कि डीए और फील्ड आपस में एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल है, क्योंकि सरफेस एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस और फील्ड भी इस सरफेस को कैसे क्रॉस कर रहा है, परपेंडिकुलरली। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। तो अगर मैं आपसे पूछूं फाई कितना होगा, तो आप बोल दोगे सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीए। क्योंकि हर जगह ई कांस्टेंट है, रेडियस आर है, तो आर रेडियस पे ई कांस्टेंट है, तो फ्लक्स हो जाएगा सीधा सीधा ई इनटू सरफेस इंटीग्रल डीए। एंड सरफेस इंटीग्रल डीए का मतलब होता है गॉसियन सरफेस का एरिया। तो आप देखो ई कितना आता है इस जगह पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square. Now this is the field multiplied by surface integral dA, यानी surface area of sphere कितना होता है, 4 पाई R square। अब ध्यान से देखो R square कट गया, 4 पाई कट गया, तो यहां से जो फाई नेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, Q by एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स कितना आ गया बेटा, Q by एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। ये किसी भी सरफेस के लिए सेम ही आएगा, क्लोज सरफेस के लिए, ये आप प्रूव कर सकते हो, है ना। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे प्रूव करना है, ठीक है। तो पहली बात तो हमारे सामने ये आ गई कि फाई ड्यू टू इनसाइड चार्जेस, है ना, नेट फ्लक्स, है ना, क्रॉसिंग दिस सरफेस। तो फाई एसोसिएटेड विद दिस सरफेस इज कमिंग आउट टू बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चूंकि पॉजिटिव चार्ज था इसीलिए फ्लक्स भी कैसा आया, पॉजिटिव, यानी आउटगोइंग। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फिर E डॉट डी नेगेटिव आता, यानी फ्लक्स भी कैसा आ जाता, नेगेटिव, यानी इनकमिंग। तो यहां ये ऑब्जर्वेशन को गॉस ने सबसे पहले ऑब्जर्व कर लिया और उन्होंने एक नया लॉ बना दिया गॉस। अच्छा ऐसा ही नहीं हुआ था, उन्होंने क्या किया, एक स्फीयर के लिए निकाला, फिर उन्होंने अलग अलग केसेस लिए, जैसे ये एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर ये रहा एक सिलेंडर, ठीक है। ये समझा रहा हूं मैं, ये एडवांस के लिए है ना, नीट वालों के लिए नहीं है ये चीज समझने की। नीट वाले केवल याद रखो जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, और चाहो तो बस देख लो कैसे करते हैं। क्या होता है कई बार गंदी गंदी चीजें ये देखने से थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाता है ना, सोचने की क्षमता बढ़ती है। कर लो तो खैर बहुत ही अच्छा हो जाता है, बट ठीक है, जितना सीख जाओ उतना काफी है। तो अब मुझे ये सिलेंडर दे दिया गया है, इसका लेंथ L है, रेडियस R है, ये इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है, और बंदे ने क्या किया, इस बार चार्ज यहाँ रख दिया Q, ठीक है। अब क्लोज सरफेस है ये, है ना, यहाँ से ढक्कन लगे हुए हैं दोनों तरफ से। अब उसने पूछा कि सर इससे एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा। सेम E डॉट डीए मेथड से हमने सॉल्व किया, मैं आपको एक सरफेस का बताऊंगा, बाकी आप निकालना। और जब उन्होंने सॉल्व किया तो फाइनली हमारे सामने कमाल की बात जो सामने आई वो ये थी कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस केम आउट टू बी Q by एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स जो आया अंदर के प्रेजेंट चार्जेस की वजह से वो वैसा ही आया जैसा कि स्फीयर के केस में आ रहा था। गॉस ने बड़े तेजी से इसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने अपना लॉ दे दिया, गॉसेस लॉ, है ना। तो गॉसेस लॉ हमसे क्या कहता है कि फ्लक्स को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं, है ना। फ्लक्स लिखने का एक तरीका है सीधा सीधा सरफेस इंटीग्रल E डॉट टी, और उन्होंने ये कहा कि जो भी फ्लक्स आता है दैट फ्लक्स कम्स बिकॉज ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज सरफेस हर जगह नहीं थी, तो गॉस ने क्या कहा कि मान लीजिए मैं यहाँ एक सिस्टम ले लेता हूं जिसमें एक प्लस Q1
माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस या प्लस Q4 माइनस Q5, ऐसे 5 चार्जेस रखें, ठीक है। हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ दीज 3 चार्जेस। तो गॉस के स्टेटमेंट को समझिए। गॉस ने ये कहा कि जब भी आपको फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ दीज 3 चार्जेस, इनसे नहीं निकालना था, तो आप एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस क्रिएट करिए जिसका नाम रख दीजिए गॉसियन सरफेस, है ना, गॉसियन सरफेस। गॉसियल भी बोल देते हैं, गॉसियन भी बोल देते हैं। सरफेस का मतलब क्या हो गया, क्लोज्ड है ये पूरी तरह से। और इस गॉसियन सरफेस के अंदर केवल उन्हीं चार्जेस को इंक्लोज करो जिनके कारण आपको फील्ड निकालना है, ठीक है। अच्छा, जो चार्जेस इसके बाहर प्रेजेंट है आप अभी पढ़ चुके हो। फॉर फ्लक्स ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस कितना आता है, 0। तो जो भी फ्लक्स आएगा वो केवल किसकी वजह से आएगा, अंदर के चार्जेस की वजह से। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फाई यहां से कितना आना चाहिए, तो गॉस ने कहा कि फ्लक्स शुड बी इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से प्रूव कर चुके थे वो। तो अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई फ्लक्स निकालने की, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। गॉस ने इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से इक्वेट कर दिया, और जैसे इक्वेट किया तो गॉस लॉ बन गया, जिसको हम कहते हैं बाय गॉसेस लॉ वी कैन से फाई शुड बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी, है ना। किसका सरफेस इंटीग्रल, गॉसियन सरफेस का। सरफेस दे रखी है तो ठीक, कंडक्टर वगैरह नहीं तो गॉसियन सरफेस का। दिस शुड बी इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज गॉस लॉ। क्या नाम है बेटा इसका, गॉस लॉ। अब अप्लाई कैसे करते हैं उस पर मैं आऊंगा फिलहाल, है ना। हाउ डू वी अप्लाई दिस थिंग, आई विल कम टू इट बट सून। या बता ही देता हूं तुम, और मैं ग्रेविटेशन में भी बताया, फिर से ध्यान दो इसको। गॉस लॉ लगाने का सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहला स्टेप, कुछ स्टेप्स याद रख लो। पहला स्टेप, हम एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे जो उन सभी चार्जेस को एनक्लोज करेगी जिनकी वजह से फील्ड निकालना है। पहला स्टेप, ठीक है। अच्छा, दूसरा, जो भी गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहे हो, है ना, वो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करना चाहिए जिसके अबाउट हमें फील्ड निकालना है। स्टेप 2 क्लियर है। स्टेप 1 गॉसियन सरफेस बनाओ। स्टेप 2 गॉसियन सरफेस कहां से पास करें, जहां के अबाउट फील्ड निकालना है। स्टेप 3 सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनाओ। क्यों बनाओ सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस, जिससे कि आपकी फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट आए। क्या फायदा है इससे, फील्ड कांस्टेंट आया तो ई बाहर निकल आएगा। सरफेस इंटीग्रल डीए का मतलब क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो चुटकियों में सॉल्व होगा, नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। ऐसी सरफेस ले ली तो कहां से इंटीग्रेट करोगे इसको, समझ रहे हो नहीं। तो 3 स्टेप्स हैं केवल। पहला स्टेप, गॉसियन सरफेस इमेजिन करो जिसके अंदर सारे वो चार्जेस आए जिनकी वजह से फील्ड निकालना है। दूसरा, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल हो। तीसरा, गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करना चाहिए जिस पॉइंट के अबाउट आपको फील्ड निकालना है। अगर ये आपने कर लिया तो आप किसी भी केस में गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस पर मैं आऊंगा, इसके एप्लीकेशंस पे डिटेल में, बट उसके पहले जेई वाले बच्चे खासतौर पर ध्यान से देखें। अगर कोई आपसे पूछे कि ये कैसे प्रूफ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ 3 सरफेसेस हैं। एक ये डिस्क है, एक ये डिस्क है और एक लेटरली कर्व्ड सरफेस है। अगर आप तीनों सरफेसेस का फ्लक्स निकाल पाए और उसको ऐड करोगे तो टोटल फ्लक्स इतना आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सरफेसेस का फ्लक्स, या ऐसा कोई बोल दे कि सर मैंने एक टॉर्च जलाई और सामने एक डिस्क रख दी, तो ऑब्वियसली डिस्क के कुछ हिस्से पे वो लाइट टकराएगी और कुछ बाहर निकल जाएगी। तो कितनी लाइंस उस डिस्क के अंदर से क्रॉस हो रही हैं, ये हमसे पूछा गया। तो ये कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको समझाता हूं। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो बेसिक मैथमेटिकल तरीका है जिससे हम डील कर रहे हैं अभी। सेकंड, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अगर आपको आता है तो चुटकियों में इससे सवाल होता है। मैं आपको बताता हूं दोनों तरीके, आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से नोट कर लो पहले। ओके, तो अब हमने क्या किया, यहाँ एक पॉजिटिव एक्स क्यू का चार्ज रख दिया, प्लस क्यू, ठीक है। उसके सामने एक डिस्क रख दी है, सेम वही केस है, सिलेंडर के अंदर रखा है। मान लो यहाँ से एल दूरी पर ये डिस्क रखी हुई है, ठीक है। इस डिस्क का रेडियस भी हमको दे रखा है, लेट अस से दिस इज कैपिटल आर। अब बंदे ने क्या किया, उसने हमसे ये पूछ लिया कि सर बताइए इससे एसोसिएटेड कितना फ्लक्स इसको क्रॉस करेगा। फ्लक्स क्रॉस करने का मतलब समझ रहे हो, ऐसी फील्ड लाइंस जा रही हैं, कितनी इसको क्रॉस कर जाएंगी। तो नंबर ऑफ फील्ड, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, है ना। जेई नीट दोनों सुन लो, खास तौर पे जेई एडवांस, जेई मेंस वालों के लिए है ये। नीट वाले केवल देख लो, सीखोगे कुछ तो अब इसको कैसे करते हैं, आप सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, यहां से एक्स दूरी पे, है ना, एक छोटा सा रिंग एज्यूम करो।
एलिमेंटल रिंग जैसा अपन मानते थे। तो मैंने यहां से ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप सही से बन जाए। ठीक है, तो यहां से देखो ये रहा, यहां से x दूरी पे हमने dx का एक एलिमेंटल रिंग लिया है जो कि इस तरीके से दिखता है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी हम देख सकते हैं कि इससे एसोसिएटेड जो एंगल आएगा वो ऐसा कह सकते हैं कि थीटा एंगल पे डी थीटा का एक छोटा सा रिंग बन गया थीटा, और ये हो गया डी थीटा। अच्छा, सेमी एपेक्स एंगल आपको मालूम है, दिस इज अल्फा, इसका कोई टेंशन है नहीं, इसको लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, अब सुनो क्या होगा। अब थीटा पे डी थीटा का एलिमेंट ले लिया। अब फील्ड की अगर बात की जाए तो प्लस क्यू से फील्ड जो है वो रेडियल जाती है, तो यहां की फील्ड ऐसे निकलेगी। तो दिस इज दी फील्ड एट दिस लोकेशन। ठीक है, ये एक्स है। अच्छा, एरिया वेक्टर की बात की जाए तो इसका जो सरफेस एरिया आएगा इस एलिमेंट का वो तो परपेंडिकुलर आएगा, समझ रहे हो ना। ये डिस्क है, ये रिंग है, ऐसे ये रिंग है, तो इस रिंग का एरिया वेक्टर तो सीधा सीधा परपेंडिकुलर आएगा, तो इसको मैंने नाम दे दिया डी। और आप ध्यान से देखो तो इनके बीच का एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो अब फ्लक्स ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट पूछा जाए डी फाई, तो फ्लक्स क्या हो जाता है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक है, अब चूंकि दोनों पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है, एंटी पैरेलल नहीं है, तो सीधा सीधा इसको लिख देंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब सुनिए, यहां से डी फाई जो आएगा वो आ जाएगा ई। ई कितना है, पहले तो इस पॉइंट पर फील्ड निकालो। तो भैया इस पॉइंट पे चार्ज जो है वो क्यू है, और यहां से दूरी जो है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो फील्ड हो जाता है के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। दिस इज ई। डीए की बात करते हैं, डीए क्या होगा, उसका सर्कमफेरेंस कितना है, 2 पाई एक्स, और विड्थ कितना है, dx। देख रहे हो, 2 पाई एक्स dx इंटू कॉस थीटा। ये कुछ ऐसा बन रहा है छोटा सा फ्लक्स ड्यू टू दिस एलिमेंट, है ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फाई मिलेगा। तो यहां से देखो फ्लक्स की वैल्यू जो आएगी फाई, है ना, दैट विल बी, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो k को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो k को अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखता हूं तो 2 पाई से 2 टाइम्स तो पहले ये चला जाएगा। तो आप देखो q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो पहले ही बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा, अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, x dx अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हट गया, है ना। अच्छा, cos थीटा को भी सब्स्टिट्यूट कर दो। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस बोले तो l अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा इसका, हाइपोटेनस देखें तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो ऐसा बन जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ, अच्छा l भी बाहर ले लो, इंटीग्रल ऑफ x dx अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कुछ पुराना फेमस टर्म बनता हुआ दिख रहा है ना, वही सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लूं तो 2x dx बन जाएगा 2t dt, 2 कट गया, x dx को t dt लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ टी स्क्वायर की पावर 3/2 से टी क्यूब बचेगा, तो फाई आ जाएगा आपका q l बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, x dx यानी इंटीग्रल ऑफ x dx बोले तो t dt डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर की पावर 3/2 यानी टी क्यूब। तो ये कट गया तो टी स्क्वायर बचा रह जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो फाई बन जाएगा QL बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहां से
dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो t की पावर -2 का क्या होगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी कि -1/t। t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ, ठीक है। इसको देखिए जरा, तो t को सब्स्टिट्यूट करोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ से 3 सब्स्टिट्यूट कर दो क्योंकि लिमिट चेंज नहीं करनी मुझे। तो QL/2ε0 नेगेटिव बाहर ले लिया, और 1/t का मतलब हो गया 1/√L² + x²। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, देखो x की, तो x का पहला एलिमेंट आएगा यहाँ 0 और आखिरी आएगा r, तो 0 से r तक का फ्लक्स निकाल रहे थे, तो यहाँ से 5 जो आएगा वो आ जाएगा -QL/2ε0। अब यहाँ देखो r डालो, तो 1/√L² + r² -1/√L² + 0² यानी 1/L बचेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो L से L कट जाएगा, तो फाइनली फ्लक्स नेगेटिव साइन डालने के बाद Q/2ε0 टाइम्स कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी Q/2ε0 टाइम्स L को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले लो, तो 1 - L/√L² + r²। दिस गिव्स अस द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमने देखा कितने सही तरीके से हमने इसको निकाल दिया। अच्छा, अब होगा क्या बेटा, ऐसी एक और सरफेस है उस तरफ सिलेंडर की, अगर बात करें तो उसका भी फ्लक्स इतना आएगा, तो 2 फ्लक्स आ गए, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा कर्व सरफेस का भी सेम तरीके से निकालना, मैं एलिमेंट लेना बता देता हूं जिससे आप लोग ट्राई कर सको, एडवांस वाले ट्राई करें इसको। वो कैसे करेंगे देखो जरा, एडवांस वाले जरूर ट्राई करना, अगर एडवांस का सपना भी देख रहे हो तो नहीं देख रहे हो सपना तो मत छोड़ दो उसको, है ना। इसको कैसे करेंगे, यहाँ Q चार्ज है, आपको यहाँ एक x दूरी पे एक रिंग लेनी पड़ेगी, देख रहे हो, इस तरीके की। अब इस रिंग का एरिया जो है वो इधर रहेगा और इससे एसोसिएटेड किसी जगह पर फील्ड जो है वो ऐसा आएगा, इनका एंगल आप देख सकते हो। फिर इस एरिया और फील्ड को सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो, आंसर आएगा। लिमिट आप सोच लेना, यहां से यहां तक जाना है आपको, समझ पा रहे हो। तीनों को जोड़ोगे तो फाइनली सम कितना आ जाएगा मालूम है, Q/ε0। मैं कर चुका हूं इसलिए मुझे पता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं सॉलिड एंगल से करता तो कितना आता, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। सॉलिड एंगल का भी एक आइडिया दे दूं, क्योंकि सॉलिड एंगल से फ्लक्स निकालना थोड़ा आसान होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी हम लोगों ने जो चीज देखी थी वो इंटीग्रेशन से करके देखा फ्लक्स को। अच्छा, इसका मीनिंग एक बार फिर से समझ लो, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है। फ्लक्स गिव्स अस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। मान लो मैंने टॉर्च जलाई यहाँ, वो टॉर्च इस डिस्क को इतने हिस्से में ब्लॉक, ये डिस्क उस टॉर्च की लाइट को इतने हिस्से में ब्लॉक करेगी, इसके बाहर की रेज सीधा निकल जाएगी। तो कोई अगर पूछे कि कितनी रेज इस डिस्क के ऊपर गिर रही हैं, तो इतनी रेज गिर रही है, ठीक है। बस यहाँ Q की जगह क्या आ जाएगा, कुछ लाइट वाले टर्म्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ रेज अगर मुझे निकालना है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फ्लक्स। तो नंबर ऑफ रेज निकालने का एक तरीका तो इंटीग्रेशन है, जो मैंने आपको अभी करके दिखाया। दूसरा चुटकियों में करने वाला तरीका जो है, दैट इज सॉलिड एंगल, ठीक है। तो पहले एक रिवीजन ले लेता हूं मैं सॉलिड एंगल का, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था यूनिट डायमेंशन में। आई एम श्योर तुम में से 99.9% बच्चे भूल गए होंगे, है ना, 100 भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझो, होता क्या है कि अगर मैं एक कोन को एक स्फीयर से इंटरसेक्ट करवाता हूं, तो स्फीयर और कोन के इंटरसेक्शन से, अच्छा मैंने ग्रेविटेशन भी बताया तो शायद याद रहे कुछ लोगों को, खैर आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बट स्टिल फिर से बता रहा हूं। तो अगर मैं एक कोन को और स्फीयर को आपस में इंटरसेक्ट कराता हूं, तो उससे कुछ ऐसा सरफेस बनेगा, आप समझ पा रहे हो, ये एरिया। तो इस एरिया को जो निकालना होता है, उसके लिए हम लोग सॉलिड एंगल को यूज करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड एंगल इज सिंपली गिवन एज द इंटरसेक्शन ऑफ द कोन एंड द हेमिस्फीयर या स्फीयर, जो भी आप बोलना चाहो। तो अगर इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है और इसका जो रेडियस है वो r है, तो मेरे से पूछा जाता है कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल, यानी कि इसका एरिया कैसे निकालें। तो एरिया के लिए उन्होंने तरीका बताया कि पहले आप सॉलिड एंगल निकालो, और सॉलिड एंगल जो होता है ना किसी भी सरफेस का, दैट सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ dA cos थीटा, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो इंटीग्रल ऑफ dA cos थीटा बाय
आर स्क्वायर। या और भी आसान कर देता हूं मैं सीधा सीधा, अगर मुझे सॉलिड एंगल पता है ओमेगा, तो जो सरफेस एरिया रहेगा इस सरफेस का एरिया ए, दैट विल सिंपली बी गिवन एज ओमेगा इनटू आर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सरफेस एरिया सिंपली कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया सरफेस का कितना आ जाएगा, ओमेगा इनटू आर स्क्वायर। आप अंदाजे से समझ गए होंगे कि पूरे सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया आता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो सॉलिड स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना आएगा 4 पाई। ठीक है, अच्छा इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, अगर मैं इसको प्रूफ करूं तो तरीका सेम है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक रिंग लेनी पड़ेगी, उस रिंग का छोटा सा एलिमेंट डीए लोगे, वो डीए किसी एंगल पर होगा, उसका डीए cos थीटा लो, उसको डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर दो, इंटीग्रेट कर दो, पूरी लिमिट के लिए आपको सॉलिड एंगल आ जाएगा। हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है उसमें, आप याद रखो ओमेगा होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ओमेगा कितना होता है बेटा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो अगर कोई वो जो हेमिस्फेरिकल बल्ज दिख रहा है थोड़ा सा, इसका सरफेस एरिया पूछे तो इसका एरिया हो जाएगा सीधा सीधा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। दिस इज हाउ वी अप्रोच थिंग्स। ठीक है, अच्छा अब जरा सोच कर देखना, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे पूरा स्फीयर चाहिए, तो पूरे स्फीयर के करस्पॉन्डिंग अल्फा कितना हो जाएगा। अब देखो जरा सा टुकड़ा है तो इतना शेप आया, 90 डिग्री कर दूं तो क्वार्टर बन जाएगा, 180 पे क्या बन जाएगा पूरा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर पाई ले लूं, अल्फा की वैल्यू पाई ले लूं, है ना, तो अल्फा पाई लेने का मतलब समझ रहे हो, अल्फा जब मैंने ऐसा लिया तो ये स्फीयर बन गया इधर वाला। ठीक है, अगर मैं अल्फा को बढ़ाते हुए ऐसा कर दूं तो मुझे इससे एसोसिएटेड पूरा एक स्फीयर मिल जाएगा। ठीक है, तो उस स्फीयर के लिए अगर कोई मेरे से पूछे कि सॉलिड एंगल कितना आएगा, है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये रहा सॉलिड स्फीयर और ये रहा सेमी एपेक्स एंगल। ठीक है, ठीक, अब इतने हिस्से से ऐसा स्फीयर बन रहा है, तो अगर मैं इसको पूरा ओपन कर दूं पाई, तो अब क्या होगा, ये पूरा ऊपर नीचे हेमिस्फीयर। नीचे का कैसे बनेगा, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। अर्थ को इमेजिन करो, याद करो ग्रेविटेशन में बताया था मैंने। तो अर्थ के लिए हमने क्या किया था कि अगर मैं सैटेलाइट का ब्रॉडकास्टिंग एरिया देख रहा था, तो ये वाला जो रीजन था, ये एरिया, ये मेरा इस अल्फा के करस्पॉन्डिंग था। अब मैं अल्फा बढ़ाता जा रहा हूं, तो ये देखो थोड़ा सा इमेजिन करो यार, परफेक्ट है ना। ये देखो, ये मैंने अल्फा 90 कर दिया, 90 कर दिया तो उधर का पूरा स्फीयर कवर हो गया। फिर से देख लो, मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं। अल्फा के केस में ये था, ठीक है, 90 कर दिया जब अल्फा, तो ये पूरा स्फीयर बन गया, और 180 कर दिया तो ये पूरा बन गया। पूरे स्फीयर के लिए अल्फा कितना होना चाहिए, पाई। तो अगर मैं स्फीयर बनाना चाहता हूं, यही लिख रहा हूं मैं, तो स्फीयर के केस में अल्फा हो जाएगा पाई, और अल्फा अगर पाई हो जाता है तो ओमेगा आ जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस पाई। कॉस पाई -1 यानी 4 पाई आ जाएगा सीधा सीधा। तो ओमेगा आ गया 4 पाई, और ओमेगा 4 पाई आ गया तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सॉलिड एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर से समझ लो इसको, मैं एक बार बता रहा हूँ। सॉलिड एंगल हमको सिर्फ ये बता रहा है कि इस सरफेस का एरिया कैसे निकालना है। वो एरिया कैसे निकालते हैं, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। कैसे प्रूफ करते हैं, आप लोग कर सकते हैं, जेईई एडवांस वालों को करना भी चाहिए प्रूफ। आपको सिर्फ क्या करना है, इस स्फीयर के ऊपर थीटा एंगल पे डी थीटा का एक रिंग मानो, और उस रिंग के करस्पॉन्डिंग डीए निकालो। ठीक है, डीए निकाल लोगे, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा डीए कॉस थीटा, उसको इंटीग्रेट करो, आर स्क्वायर से डिवाइड करो, और आपको ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको यहां डिस्क में कैसे यूज करें, जरा इसको चालाकी से सुनो। कह सकते हैं कि जितनी फील्ड लाइंस इस डिस्क को क्रॉस कर रही है, उतनी ही इस हेमिस्फीयर को क्रॉस कर रही है, या इस स्फेरिकल सेगमेंट को क्रॉस कर रही है। तो अगर मुझे उसका एरिया पता है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि इस पॉइंट का फील्ड अगर पता चल जाए, तो यहाँ का जो फील्ड है वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा। भले ही इस जगह पर फील्ड अलग अलग आए, लेकिन इस हेमिस्फेरिकल सेगमेंट, या हेमिस्फेरिकल बार बार बोल रहा हूँ, इस स्फेरिकल टुकड़े के ऊपर तो हर जगह फील्ड कैसा आएगा, सेम, क्योंकि रेडियस सेम आ रहा है। समझे कि नहीं। तो अगर मैं इसकी वजह से फ्लक्स निकालना चाहता हूं, तो फ्लक्स का मतलब सीधा सीधा क्या होगा, E इंटू एरिया। कह सकते हैं अगर आपस में दोनों पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि स्फीयर के ऊपर देखो फील्ड भी इधर, एरिया भी इधर, इधर देखो फील्ड भी इधर, एरिया भी इधर। आप समझ रहे हो।
तो एवरीवेयर दीस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पर सीधा सीधा फ्लक्स E इंटू ए से निकलेगा। तो अब फ्लक्स कैसे निकाले? E कितना फील्ड है इस जगह पर अगर कोई पूछे तो आप बोल दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, अच्छा अब उसका रेडियस कितना है? रेडियस ये है ना भाई, रेडियस यही रहेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ रहेगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको r² लिख देता हूँ, ठीक है। इनटू सरफेस एरिया कितना होता है इसका? सरफेस एरिया अभी निकाला, सरफेस एरिया होता है ओमेगा इंटू r², यानी 2 पाई r² इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। इससे क्या हो गया देखो, r² कट गया, 2 पाई 2 टाइम्स चला गया, तो फ्लक्स आ गया q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अब इस पूरे ट्रायंगल में कॉस अल्फा कितना होगा? बेस यानी l अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी अंडर रूट ऑफ l² प्लस r²। इतना गंदा इंटीग्रेशन किया था और 2 लाइन में आंसर आ गया सॉलिड एंगल की वजह से। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सॉलिड एंगल। आपको समझ में आ रहा है? फिर से सुन लो मैं क्या बता रहा हूं भैया। इससे वही फील्ड लाइंस निकलेंगी ना जो इस डिस्क को और सरफेस को दोनों को क्रॉस कर रही है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से, बात तो एक ही आनी है। इससे निकालना आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये स्फीयर का सेगमेंट है और स्फीयर के सेगमेंट का एरिया अगर पता है तो E इंटू एरिया इज द फ्लक्स, दोनों पैरेलल होते हैं। सॉल्व कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखो क्योंकि कभी भी गंदा क्वेश्चन आएगा ना सॉलिड एंगल से चुटकियों में होगा, क्योंकि सॉलिड एंगल से आप डिस्क से डील नहीं कर रहे हो, आप किससे डील कर रहे हो? उस स्फेरिकल सेगमेंट से, और स्फीयर के लिए फील्ड और एरिया पैरेलल हो जाते हैं, तो आसान हो जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां से हमें गॉस लॉ का एक आइडिया लग गया है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं उसके ऊपर हमें आना है, तो आप जल्दी से नोट कर लें, फिर मैं एप्लीकेशंस कराऊंगा। ओके, सो बिफोर एंटरिंग इनटू एप्लीकेशंस थोड़े से कुछ इसके क्वेश्चंस देख लो जिससे कि आपको पता चले कि इसको अप्रोच कैसे करते हैं। तो मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कराता हूँ। इसके कई क्वेश्चंस जो हैं वो लॉजिकल ही हो जाते हैं, मैथमेटिक्स ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती, तो डिपेंड करता है, बट ज्यादातर क्वेश्चन इसके लॉजिकल होते हैं। जैसे एक सवाल देता हूं मैं आपको, जरा ध्यान से समझना। ये एक क्यूब लिया है, ठीक है। थोड़ा सा समझोगे ना तो ये बहुत ही आसान बन जाएगा टॉपिक। फिर इसके जो मैथमेटिकल एप्लीकेशंस हैं, जो डेरिवेशंस हैं, उन पे हम आएंगे। बोरिंग है वो, ग्रेविटेशन में भी हम कर चुके हैं, बट स्टिल भी है ना। गॉस लॉ में फिर बहुत ज्यादा नहीं बचेगा मेरे ख्याल से, शायद हार्डली 1-2 लेक्चर के अंदर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑनलाइन मोड में एक्चुअली थोड़ा स्पीड में कवर हो गया, वरना ये ऑलमोस्ट 1 महीने चलता था ये टॉपिक ऑफलाइन में, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, ऊपर से आपका लिखने का टाइम अलग लगता है। 1 घंटे का लेक्चर बोले तो ऑनलाइन 1 घंटे का लेक्चर जो आपके सामने आ रहा है काट पीट के, वो एक तरीके से क्लासरूम में शायद 2 घंटे का होता, 2-2.5 घंटे का लिखने का टाइम लग जाता है। खैर जो भी है, तो अब उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने एक चार्ज इस कॉर्नर पर रख दिया, या उसके पहले आसान से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप समझना बेटा, उन्होंने एक चार्ज यहां रख दिया सेंटर पर, मतलब समझ रहे हो, ये कमरा है, आप घर का कमरा देख सकते हो अपना, उसकी इस दीवार के बीचों बीच एक चार्ज रख दिया क्यू। अब वो पूछ रहा है सर व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस चार्ज क्यू, यानी व्हाट इज द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस चार्ज क्यू क्रॉसिंग दिस क्यू। अब इसमें क्या है कि ये जो चार्ज यहां रखा है, ये वाली फील्ड लाइंस कोई फ्लक्स जनरेट नहीं करेगी, ये दीवार है ना। अच्छा, ये जो चार्ज रखा है इसकी वजह से फ्लक्स बाकी दीवारों पे थोड़ा थोड़ा आएगा। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो सर मैथमेटिक्स से किया था तो फिर वो ई डॉट डी इंटीग्रेशन, गंदा पागल हो जाओगे। तो इसका एक चालाकी से लॉजिकल मेथड हमने बनाया है। वो मेथड क्या है समझ रहे हैं। मुझे मालूम है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर चार्ज रखा है तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स होता है क्यू बाय एप्सिलॉन। तो मैं सरफेस को क्लोज करना चाहता हूं इस जैसी सरफेसेस के द्वारा, तो मैंने क्या किया बेटा, यहां एक क्यूब को एक्सटेंड कर दिया। अब सोचकर देखो, जैसे ही इस क्यूब को मैं यहां एक्सटेंड करूंगा, इसको एक्सटेंड करने से समझना जरा, इसको ऐसे एक्सटेंड करने से ये जो चार्ज है वो सिमेट्रिकली एनक्लोज हो गया है इस पूरे सिस्टम के अंदर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम से एसोसिएटेड जो फ्लक्स आएगा, 2 क्यूब से एसोसिएटेड जो फ्लक्स आ रहा है वो आ रहा है
Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनक्लोज चार्ज है वो। भैया 2 क्यूब से अगर Q बाय एप्सिलॉन नॉट है तो 1 क्यूब से कितना होगा, स्केलर क्वांटिटी है, सीधा सीधा गणित लगा दो, 1 से हो जाएगा हाफ। आंसर टू दिस क्वेश्चन। सी हम पूरी मैथमेटिक्स से बच गए, है ना। अच्छा कोई पूछे सर एक दीवार से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, तो आप बोलोगे ये दीवार से तो फ्लक्स 0 था एसोसिएटेड। अब बची कौन कौन सी, ये टोटल कितनी दीवार है, 1 2 3 4 5, तो 5 दीवार से मिलाकर इतना है ना। तो 1 से कितना होगा हम निकाल सकते हैं। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं, करेक्ट, बट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए तो होगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। चलो तो 1 क्यूब का हमें पता चल गया। अच्छा सेकंड एक और पेज देखो, अगर इसी चार्ज को उठाकर मैंने इस बार यहां रख दिया, ठीक है, एक ही स्फीयर है, एक ही क्यूब है सॉरी, उस क्यूब के इस कॉर्नर पे चार्ज रख दिया। अब बताओ जरा जल्दी से, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब बिकॉज ऑफ दिस चार्ज प्लस क्यूब, जल्दी से बताओ, है ना। पॉज करके कमेंट में सोचो, जल्दी सोच के बताओ मुझे, मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। ठीक है, तो सोच लिया होगा आपने, इसको अब मैथमेटिकली तो करना बेवकूफी है, लॉजिकली करो। सोच के देखो, अगर मुझे इस चार्ज को इनक्लोज करवाना है सिमेट्रिकली, तो मुझे एक क्यूब बनाना पड़ेगा नीचे, है ना। मैं थोड़ी सी अपनी जान बचाऊंगा, ज्यादा ड्रॉ नहीं करूंगा। एक क्यूब यहां बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक क्यूब बनाना पड़ेगा यहां, एक क्यूब बनाना पड़ेगा यहां, बट इससे काम नहीं चलेगा। मालूम क्यों, मान लो उस कॉर्नर पे, अपने घर का कॉर्नर देखो, उस कॉर्नर के एक क्यूब उस तरफ बना दिया, एक इस दीवार के उस तरफ बना दिया, एक उस क्यूब के उस तरफ, यानी कि 4 क्यूब बन गए। आप समझ रहे हो ना, टाइल्स जैसे 1 2 3 4। अब ये 4 क्यूब जो बन गए हैं उस पर ये इनक्लोज नहीं हुआ, क्योंकि एक साइड से पूरा खुला हुआ है, ऊपर से तो बना ही नहीं कुछ। तो इसको इनक्लोज करना है तो 4 क्यूब नीचे और 4 क्यूब ऊपर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, फिर से सुन लो ऐसे, ये रहा पहला क्यूब, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये ऊपर रखा है, खुला हुआ है ये अभी, तो ऊपर से ढकने के लिए 4 क्यूब ऊपर भी बनाने पड़ेंगे। तो 4 क्यूब ऊपर और 4 क्यूब नीचे, तो टोटल कितने क्यूब लगे इसको कवर करने के लिए, 8 क्यूब। अब सोच कर देखो, 8 क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना आएगा, 8 क्यूब्स से एसोसिएटेड फ्लक्स है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 क्यूब से कितना होगा, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। आंसर टू दिस क्वेश्चन, देखा। अच्छा एक और खास बात, इस चार्ज को जो यहाँ कॉर्नर पर रखा है, इससे उसके एडजेसेंट जितनी भी दीवार हैं उन सबसे फील्ड लाइंस कैसी जाएंगी, पैरेलल। तो इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 8 क्यूब्स के कारण जो फ्लक्स आ रहा है वो एक कमरे में 3 ही दीवार के कारण आ रहा है ना। एक कमरे का फ्लक्स कितना है, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, और वो भी कौन कॉन्स्टिट्यूट करवा रहा है, 3 दीवार। तो 3 दीवार का Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, तो एक दीवार का Q बाय 24, तो ये 1 क्यूब का है। और 1 वॉल का पूछे कोई तो क्या बोल देंगे, Q बाय 8 इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, फिर से सुन लो भैया, ये क्यूब अगर ऐसा रखा हुआ है और यहां आपने चार्ज रख दिया, तो इससे पैरेलल, इससे पैरेलल और इससे तो पैरेलल चला गया, बची 3 दीवार, तो फ्लक्स किसके कारण आएगा, बाकी 3 दीवार के कारण। 6 होती है ना, तो 3 के कारण Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 के कारण Q बाय 24 एप्सिलॉन। अब देख रहे हो कैसे मैं सोच रहा हूं। ऐसे मान लो इस क्यूब में फर्स्ट केस में कोई पूछता कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट जो आ रहा था, है ना, वो सेंटर पे मैंने, मान लो एक कमरे के सेंटर पे मैंने चार्ज रख दिया, ये रख दिया। अब कोई पूछ रहा है सर बताइए व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद 1 वॉल। अब भैया 6 वॉल से मिलकर है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक वॉल का कितना होगा, क्या था, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। लॉजिक है भैया, और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। आई जस्ट होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अप्रोच सच क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा और कैसा हो सकता है, मैथमेटिकल यूज भी कैसे हो सकता है, जैसे मान लो ये दे दिया एक दीवार, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, आप पॉज करके इसको सॉल्व करना, ट्राई करना और फिर इसका सॉल्यूशन देखना, है ना। असाइनमेंट अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज HC वर्मा का डिस्कस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। HC वर्मा गॉस लॉ स्टार्ट कर दीजिए, है ना, आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे, अब होना चाहिए, क्योंकि मेन गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशंस आप शुरू कर दीजिए, टेस्ट अच्छे से देना 13 तारीख का। टेस्ट में आई डोंट वांट कि खराब परफॉर्म करें, ठीक। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए पे रजिस्टर कर लो भैया, बहुत दिक्कत आ जाएगी बात, है ना, क्यों डिले करना। चलो अब देखो, अब इसमें एक खास सवाल दिया उन्होंने कि
ऐसा एक कमरा था और उस कमरे के बीच में एक रॉड जो है, इस कमरे का साइड लेंथ था मान लो L, ठीक है। इसके बीचों बीच उसने एक रॉड को फिक्स कर दिया है और वो रॉड इस दीवार से निकलते हुए बाहर जा रही है। अच्छा, इस रॉड की जो लेंथ चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, लेंथ इसकी है 2L और चार्ज इसका है Q, तो चार्ज डेंसिटी लेंथ कितनी है इसकी 2L। अब हो क्या रहा है, ये रॉड का ये एंड फिक्स है और ये एंड फ्री है, तो जो फिक्स एंड है वो कमरे के सेंटर में फिक्स है, समझ पा रहे हैं, ये पूरा कमरा है सेंटर में फिक्स है। तो अब ऐसे अगर रख दूंगा तो क्या होगा, L अंदर L बाहर। अब इस रॉड को मैं ऐसे घुमाकर यहाँ कमरे में कहीं भी घुमा रहा हूँ, ठीक है। उसका हमसे पूछना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब बिकॉज ऑफ दिस रॉड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इस क्यूब से एसोसिएटेड इस रॉड के कारण जो फ्लक्स आएगा वो मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा। सोचो जरा इसको, बढ़िया सवाल है ना। लेंथ L है क्यूब की और रॉड की लेंथ 2L है, सेंटर पे फिक्स्ड है, दूसरी साइड पे मूवेबल है, तो कैसे मूव कर सकते हैं, तो मिनिमम मैक्सिमम कितना आएगा आप इसको सोचिए पॉज करके, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा, जो नहीं किया पॉज करके करो, उसके बाद ही आगे देखना वीडियो। तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें अपन सोचते हैं कि सर लॉजिकली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक हिस्सा तो लॉजिकली बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे भैया, सबसे कम लेंथ अंदर कब रहेगी, जब वो सीधा दीवार के परपेंडिकुलर जाएगा, तो L अंदर L बाहर, क्योंकि बाकी कहीं भी इसको घुमा दो L से ज्यादा हिस्सा ही अंदर आएगा, तो केवल ये हो गया, 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 इन सब जगह पे L हिस्सा अंदर L हिस्सा बाहर। तो अगर L हिस्सा बाहर है तो कितने क्यूब इसको पूरी तरह कवर कर पाएंगे, 2 क्यूब। तो 2 क्यूब से मिलकर फ्लक्स कितना आएगा, 2 क्यूब का फ्लक्स आएगा Q बाय 2F, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब का कितना आएगा बोलो, 1 क्यूब का आ जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा फाई मिनिमम होगा। अच्छा, इसको अगर मैथमेटिकली करना है तो भी बहुत आसान है। कैसे, आपको मालूम है फाई इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भैया। मिनिमम निकालना है, जब रॉड को ऐसे रखा तो कितना चार्ज अंदर है, Q बाय 2, आंसर है ना। सेकंड, अगर अभी आइडिया लग गया है तो पॉज करके फिर से 5x निकालो और चेक करना है ना। अगर आइडिया लग गया है, नहीं लगा तो फिर देख ही लो, है ना कि हमने कैसे किया। अब 5x का केस कब होगा, जब ये रॉड इधर उधर कहीं नहीं रखी हो, ये बॉडी डायग्राम से पार कर रही हो। तो अगर ये रॉड यहां से पार कर जाए तो मैक्सिमम लेंथ इसके अंदर आएगी। तो आपको मालूम है यहां से यहां तक की लेंथ होती है a√3, तो ये लेंथ हो जाएगी a√3/2, है ना। अब सुनना, इस रॉड का कितना हिस्सा अंदर आ जाएगा इस केस में, a√3/2 हिस्सा अंदर आ जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि कितना चार्ज है इस हिस्से का, तो हम बोल देंगे चार्ज है इस हिस्से का Q, और Q होता है आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। लेंथ कितना है, L√3/2, L से L कट गया तो आपका जो Q डैश आ रहा है वो आ रहा है सीधा सीधा Q√3/4। अब बस खत्म हो गया सवाल। कैसे, 5x विल बी इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है क्यूब के अंदर, जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है, मैक्सिमम आ सकता है Q√3/4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 5x आ जाएगा सीधा सीधा Q√3/4 एप्सिलॉन नॉट एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सी हाउ ब्यूटीफुल क्वेश्चन वाज, करेक्ट। दिस इज हाउ वी अप्रोच सच क्वेश्चंस। तो फ्लक्स के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, लॉजिकल होते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। अगर आप कर पाओ तो इसको अच्छे से कर लो, HC में क्वेश्चंस लगा लो, आपको टेस्ट में भी हेल्प करेंगे एट द सेम टाइम बहुत जरूरी भी है, ठीक है। नीट वाले बच्चे बेसिक क्वेश्चंस लगा सकते हो, है ना। जब आगे 60-70 नंबर पे पहुंच जाओ, लास्ट के क्वेश्चंस छोड़ सकते हो, वो एडवांस लेवल के रहते हैं, है ना। इनफैक्ट अगर हुआ तो मैं नीट वालों को कौन से क्वेश्चंस लगा सकते हैं वो मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो वो आपके लिए थोड़ा यूजफुल रहेगा, हर बच्चा फिर उसको ट्राई कर पाएगा। बाकी इसके अलावा एयरलेस वगैरह लगाइए। नियर फ्यूचर में मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी देना शुरू कर देता हूँ, सो दैट आपको मटेरियल की कमी ना हो, ठीक है। क्वेश्चंस लगाओ अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ, नोट डाउन कर लो, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, विल सी यू।